हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक आईएएस। साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः मेक आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। मैं मुकुल वाजपेयी। हम लोग मेंस विद मेक आईएएस के ऊपर बात करने वाले थे, जिसके 3 एपिसोड जो है 3 लेक्चर आ चुके थे। आज चौथा लेक्चर है। किन्हीं कारणों से जो है पिछले लगभग एक सप्ताह से कोई भी वीडियो नहीं आई है। हालांकि आगे इसकी वीडियो रेगुलर आती रहेगी। कई लोगों के कमेंट्स आए, कई लोगों ने फेसबुक पे भी जो है धमकाया कि वीडियो क्यों नहीं आ रही है। अब लगभग रेगुलर वीडियो आती रहेगी, तो मुझे लगता है कि आगे कोई भी इस तरह का व्यवधान या कोई भी इस तरह की समस्या नहीं आएगी। आज का वीडियो जो है, आज के जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो हम लोग जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखी हुई है वो वीडियो आप लोग देखिए, बहुत लाभदायक होगी। तो इसके पहले हम लोग जो है 6 टॉपिक्स हर वीडियो में देख रहे थे। लेकिन अभी थोड़ा हम लोगों ने चेंज किया हुआ है। तो हम लोगों ने ये किया हुआ है कि एक वीडियो में 3 टॉपिक आएंगे और दूसरे वीडियो में 3 टॉपिक आएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल जो है 2 वीडियो में 6 टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, और पर डे का, चूंकि कई लोगों के ये भी मैसेज आए हुए थे कि 6 टॉपिक के नोट्स एक दिन में बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, और 2024 के लिए अभी टाइम है, तो इसलिए 3 टॉपिक ही पर डे के डिस्कशन किए जाएं। हालांकि मैंने ये भी बोला है कि आप लोग आधा वीडियो देखें, लेकिन उसमें मजा नहीं आ रहा था, तो हमने कहा कि अब हम जो है 3 जो है टॉपिक एक वीडियो में डिस्कशन करेंगे, फिर अगले वीडियो में 3 टॉपिक। तो वीडियो भी बहुत लेंदी नहीं होगा। ठीक है, लगभग 20 से 25 मिनट का वीडियो रहेगा, जिसमें आपका काम हो जाएगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इन 3 टॉपिक्स के ऊपर। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वह है विजयनगर एम्पायर। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य। कई लोगों के कमेंट्स आए हुए थे कि इंग्लिश के ऊपर भी थोड़ा फोकस किया जाए, तो मैं ध्यान रखूंगा कि इंग्लिश के ऊपर भी इक्वली फोकस करूं, और आपको जो भी कीवर्ड्स हों वो इंग्लिश में भी, हम यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स वो यहाँ पे इंग्लिश में भी मैं बता दूं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। देखो, विजयनगर साम्राज्य, अब हम लोगों को जो विजयनगर साम्राज्य का हमारा जो स्टडी करने का अप्रोच होता है, वो चूंकि आर्ट एंड कल्चर का पूरा टॉपिक्स है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को जो है आर्ट एंड कल्चर के ही परिप्रेक्ष्य में यह विजयनगर साम्राज्य जो है पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आर्ट एंड कल्चर की बात आती है, तो इसमें विजयनगर साम्राज्य में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। विजयनगर साम्राज्य की अगर बात की जाए तो यूपीएससी का लगभग फेवरेट टॉपिक है। यूपीएससी के में क्वेश्चन आ चुका है विजयनगर साम्राज्य के ऊपर। इसके साथ में जो है अगर मैं आपको सोर्स बताऊं विजयनगर साम्राज्य के लिए कौन सा सोर्स पढ़ना है, तो एक आपने एनसीईआरटी है, ठीक है, जो कि आपकी है 12th क्लास की एनसीईआरटी है, जिसका चैप्टर नंबर 7 है। उसका जो है विजयनगर साम्राज्य के ऊपर ही पूरा टॉपिक है। बहुत शानदार वो एनसीईआरटी का जो है टॉपिक है, क्लास 12th की, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं विजयनगर साम्राज्य को कवर करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले किसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन बन सकता है विजयनगर साम्राज्य के आर्ट के ऊपर। ठीक है, कि यहाँ की जो आर्ट है वो किस तरह की है। तो इसमें आर्ट के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले तो इसमें आएगा कि साइलेंट फीचर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अगर साइलेंट फीचर्स इसके आते हैं, आर्किटेक्चर के ऊपर बनेगा। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन बनेगा आर्किटेक्चर या आर्ट जो भी है, तो इसमें पहला अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आएगा एक साइलेंट फीचर्स के लिए, कि भाई विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापत्य है, जो कला है, उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन ये मान लीजिए आपका आ गया है। पहला क्वेश्चन विशेषताओं के ऊपर बनेगा। अब जब विशेषताओं के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि विजयनगर स्थापत्य में जो मेनली फोकस किया गया है वो टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर किया गया है। तो अगर यहाँ पर आर्किटेक्चर में अगर दूसरा क्वेश्चन बनेगा, तो विजयनगर साम्राज्य की जो मंदिर स्थापत्य है, ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि विजयनगर साम्राज्य के मंदिर स्थापत्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब जब मंदिर स्थापत्य के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, तो यह जो मंदिर स्थापत्य है, टेम्पल आर्किटेक्चर है, ये पर्टिकुलर जोड़ के बनाया जा सकता है कि द्रविड़ आर्किटेक्चर के ऊपर, मंदिर की जो एक द्रविड़ स्टाइल है, ठीक है, वो उसके ऊपर ये क्वेश्चन बन सकता है कि मंदिर स्थापत्य को मंदिर बनाने की जो द्रविड़ शैली है उससे जोड़ते हुए बन सकता है।
अगर देखा जाए तो जो विजयनगर साम्राज्य है, उनके जो शासक थे, ठीक है, शासक तो बेसिकली काफी हुए हैं, लेकिन कृष्णदेवराय जो है एक शासक हैं जिनका नाम हर जगह आता है। आपको याद होगा यूपीएससी में कृष्णदेवराय के ऊपर एक क्वेश्चन आ भी चुका है, जो कि बेसिकली उनके कला और साहित्य प्रेम को लेकर एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस तरह से विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने द्रविड़ शैली को पल्लवित किया हुआ है, ठीक है, समृद्ध किया हुआ है, किस तरह से इनरिच किया है, जो द्रविड़ शैली है उसको लेकर एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर दो क्वेश्चन है जो बनाए जा सकते हैं। देखो, जब मंदिर स्थापत्य आएगा ना, तो इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा इसके एग्जाम्पल, ठीक है, कि विजयनगर साम्राज्य की कौन कौन से मंदिर के स्थापत्य। तो काफी सारे मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर हो गया, ठीक है, इसमें अगर महल की बात की जाए तो लोटस महल है जो कि काफी फेमस है विजयनगर साम्राज्य का। ठीक है, तो इस तरह के आप एग्जाम्पल जरूर, कम से कम दो तीन चार एग्जाम्पल, और जिस काल में वो जो है, जिस एरा में वो डेवलप्ड हुए हैं, बने हैं, वो आप काल याद रखिए, तो इतने में आपका काम हो जाएगा। साथ में उसकी विशेषताओं में मैंने जैसा आपको बताया था पहले वीडियो में कि लगभग 7 से 8 पॉइंट्स इसमें मंदिर स्थापत्य की विशेषताओं में ध्यान रखिए। जैसे कि मान लीजिए द्रविड़ शैली में किस तरह से जो अगर मान लीजिए आ गया कि द्रविड़ शैली को किस तरह से जो है पल्लवित किया हुआ है, एनरिच किया हुआ है, तो जब ये आएगा ना, तो आपको एक तो द्रविड़ शैली की जो फीचर्स हैं, जो विशेषता हैं, वो आपको याद करना होगा। लेकिन जब इसमें आ जाएगा क्या ऐड किया हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ पे इनरिच किया हुआ है, पल्लवित किया हुआ है, तो फिर सिंपल सी बात है क्या ऐड किया हुआ है उस शैली में, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद अब हम लोग और बात थोड़ा आगे चल लेते हैं। तो नंबर 3 में इसमें जो एक क्वेश्चन बन सकता है वह बन सकता है विजयनगर साम्राज्य की प्रशासन के ऊपर। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए कि विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के ऊपर एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जैसा कि यूपीएससी में जो है कृष्णदेवराव वाले जो क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें इस तरह का एक क्वेश्चन लगभग एक आयाम ये कवर किया जा सकता था। पर्टिकुलर प्रशासन को जोड़ते हुए भी एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली देखो, अगर सिंपली क्वेश्चन बनेगा साइलेंट फीचर्स ऑफ द विजयनगर जो है एडमिनिस्ट्रेशन, तो अगर सिंपल क्वेश्चन बनता है तो सिंपल 7 से 8 पॉइंट्स आपको इसमें याद करने होंगे, और इतने पॉइंट्स भर में आपका काम हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना कि जो पॉइंट्स हो वो एकदम वैलिड हो, ठीक है, बहुत अच्छे पॉइंट्स हो, और पढ़ने वाले को लगे कि हाँ आपने काफी अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं विथ एग्जाम्पल। ठीक है, वो चीज के ऊपर आपको विशेष फोकस करना होगा। इसके बाद जो है एक क्वेश्चन जो बन सकता है वो है विजयनगर साम्राज्य के लिटरेचर के ऊपर, ठीक है, साहित्य के ऊपर। ठीक है, चौथा जो क्वेश्चन बन सकता है इसमें वो बन सकता है विजयनगर साम्राज्य के साहित्य के ऊपर एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो देखो, जब साहित्य के ऊपर क्वेश्चन बनता है तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि साहित्य के ऊपर अगर क्वेश्चन बनेगा तो साहित्य को समाज से जोड़ते हुए भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, सोसाइटी से, कि जो है आप किस तरीके से जो है विजयनगर साम्राज्य के साहित्य में उस काल के जो है समाज का वर्णन मिलता है। तो आपको सिंपल सी बात है कि यहाँ के कम से कम 4 से 5 साहित्य का जो है, जो भी वहाँ की जो पुस्तकें हैं, जो उपन्यास हैं, ठीक है, जो ग्रंथ हैं, उनका नाम याद रखना है। ठीक है, प्लस उनके दो दो तीन तीन पॉइंट्स, ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी में दास प्रथा का उल्लेख है, ठीक है, मान लीजिए किसी में जो है सती प्रथा का उल्लेख है, जो मतलब सामाजिक जो पहलू उसमें कवर हो, तो वो हमें याद रखने हैं। ठीक है, इसके साथ में साहित्य में जो है प्रशासन को जोड़ के भी एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, साथ में जो है अर्थव्यवस्था को जोड़ के भी, इकोनॉमी को जोड़ के भी, तो वहां की जो है सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी, वहां के जो है तीन चीजों को जोड़ के पर्टिकुलर साहित्य के ऊपर क्वेश्चन बनाया जा सकता है, या एक पूरा ओवरऑल क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि किस तरीके से विजयनगर जो है साम्राज्य का साहित्य विजयनगर साम्राज्य की जो है विशेषताओं का वर्णन करता है, या विजयनगर साम्राज्य का जो लिटरेचर है भाई किस तरह से विजयनगर साम्राज्य की जो है प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन करता है। तो ये
चौथा क्वेश्चन है जो विजयनगर साम्राज्य के साहित्य के ऊपर बन सकता है। ठीक है, पर्टिकुलर विजयनगर साम्राज्य के ऊपर 4 ही क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर यूपी पीसीएस में क्वेश्चन बनेगा तो एक पांचवा क्वेश्चन बन सकता है जिसमें पर्टिकुलर विजयनगर साम्राज्य की डिक्लाइनेशन या फिर जो है पतन के बारे में, डिक्लाइन जो हुआ था विजयनगर साम्राज्य उसके पतन के बारे में एक क्वेश्चन बन सकता है पर्टिकुलर यूपी पीसीएस में, अगर वो पूछेगा तो। ठीक है, लेकिन अगर यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी की जो अप्रोच होती है वो एक्चुअली मल्टी डायमेंशनल होती है। ठीक है, और वो आपको चाहता है कि आपको एक्चुअली जो एम्पायर है, जो कि जो साम्राज्य है उसकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के बारे में पता हो, साहित्य के बारे में पता हो, तो वो इतनी डिमांड करता है। ठीक है, और ये 4 क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो है जो ये एक तो पतन के ऊपर हो गया, कृष्णदेवराय के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो कृष्णदेवराय के ऊपर क्वेश्चन बनने की उम्मीद थोड़ी कम है। ठीक है, तो ये जो है 4-5 डायमेंशन है जो आपको यहाँ पे कवर करने होंगे। बाकी इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं कि इंट्रो और कंक्लूजन उसके अकॉर्डिंग ही बनेगा। ठीक है, इसके साथ में जो डेली आंसर राइटिंग हम लोग करवाते हैं, अब उसमें भी हम लोग जो है डेली आंसर राइटिंग का जो एमईपी हमारा प्रोग्राम है उसमें भी हम लोग जो है पर्टिकुलर जो है डिस्कशन का वो रख रहे हैं। ठीक है, जिसमें हर एक क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो वो एक अलग जो है जो भी डेली आंसर राइटिंग में एमईपी में शामिल है वो उनके लिए वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कब वीडियो अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ये 4 जो डायमेंशन है ये विजयनगर साम्राज्य के ऊपर आए जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इंडियन स्कल्पचर्स की, भारतीय मूर्तिकला की, कि भारतीय मूर्तिकला के ऊपर कितने तरह के क्वेश्चंस जो हैं बन सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरह का नंबर 1 पे क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले एक क्वेश्चन बन सकता है भारतीय मूर्तिकला की डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, विकास के बारे में। तो मूर्तिकला का विकास जो है एक दिन में तो हुआ नहीं है। ठीक है, मूर्तिकला एक्चुअली एक प्रोसेस है डेवलपमेंट की। ठीक है, हड़प्पन काल में हमें कुछ मूर्तियां मिलती है, उनकी विशेषताएं अलग हैं। ठीक है, इसके बाद में फिर हम लोग आते हैं मौर्य काल में, तो उसकी विशेषताएं अलग हैं, गुप्त मौर्योत्तर काल की विशेषताएं अलग हैं। तो इसमें एक विकास आपको पढ़ना होगा, और जब भी आप ये विकास पढ़िए, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्कल्पचर जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें पर्टिकुलर जो भी उस टाइम पीरियड है, देखो एक तो जब हम लोगों ने हड़प्पन पढ़ा था तो उसमें भी मूर्तिकला की विशेषताएं हमें पढ़नी है, गुप्त पढ़ा था तो उसमें भी हमें पढ़नी है। तो ये सब हम लोग जो है कवर कर चुके हैं, तो उसमें आपको विशेषताएं पढ़नी ही है। अगर आपने उसमें विशेषताएं नहीं पढ़ी हैं तो आप पर्टिकुलर जो है यहाँ पर भी मूर्तिकला की 2-2 विशेषताएं जो है सारी जो आपका जो काल है उसमें कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो हड़प्पा हो, मौर्य हो, मौर्योत्तर हो, ठीक है, जिस मध्यकाल हो, तो वो आप पूरा जो है इसको विकास क्रम में एक देखा जा सकता है। इसके बाद जो है जब हम विकास क्रम देख चुके हैं, ठीक है, तो ये विकास क्रम जो है अलग अलग डायमेंशन होंगे। ठीक है, हड़प्पा हो गया, ठीक है, हड़प्पा के बाद जो है मौर्य देख लीजिए, मौर्य के बाद मौर्योत्तर देख लीजिए, ठीक है, गुप्त देख लीजिए, ठीक है, फिर इसके बाद जो है मध्यकाल देख लीजिए। ठीक है, गुप्तोत्तर काल भी देखा जा सकता है, गुप्तोत्तर देख लीजिए, लेटर गुप्तास देख लीजिए। ठीक है, तो ये हमें जो है इसमें देखना होगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय मूर्तिकला की जो है विशेषताओं के ऊपर, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन स्कल्पचर, एक क्वेश्चन पर्टिकुलर ये बन सकता है। तो अब जब ये चीज आप पढ़ेंगे ना तो विशेषताएं इसमें कवर हो जाएंगी। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन कवर होंगे आपका, एक डेवलपमेंट वाला भी कवर हो जाएगा और एक ये फीचर साइलेंट फीचर्स वाला भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ कवर हो जाएंगे। इसके बाद जो है कई बार क्या होता है पर्टिकुलर जगह, जो कि अलग अलग स्कूल थे, है ना, जो है स्कल्पचर के, तो इसमें हम लोग पहले देख चुके हैं, एक तो गांधार। ठीक है, तो पर्टिकुलर गांधार के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है मूर्तिकला में। ठीक है, जब गांधार की बात होगी तो जाहिर सी बात है मथुरा की बात भी होगी, तो मथुरा मूर्तिकला के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। जब मथुरा की बात है तो फिर अमरावती की भी बात होगी, तो पर्टिकुलर अमरावती के ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो जब आप ये तीनों मूर्तिकला पढ़ेंगे तो नंबर 1 तो इनकी आप लोग पढ़ेंगे जो है साइलेंट फीचर्स विशेषताएं। ठीक है, कि गांधार मूर्तिकला की विशेषताएं देखो, जब हम लोगों ने गांधार एकदम डिटेल में देखा था
आपको याद होगा गांधार मूर्तिकला हम लोग सेकंड लेक्चर में देख चुके हैं। तो उसमें हम लोगों ने डिटेल में बताया था कि किस तरीके से आपको गांधार में जो है स्वदेशी और विदेशी तत्वों को भी देखना है, जो है ना, जो उसके जो स्वदेशी और विदेशी जो है फीचर्स हैं उनको भी हमें देखना है। फिर इसके बाद मथुरा मूर्तिकला के बारे में हम लोगों ने पर्टिकुलर पढ़ा था, तो इसकी भी हमें विशेषताएं देखनी है, और साथ में मथुरा मूर्तिकला के ऊपर जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोगों ने पहले वीडियो में देख चुके हैं। इसके बाद अमरावती, अमरावती हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, तो अमरावती की पर्टिकुलर विशेषताएं आप लोग याद रखिए। देखो, जब विशेषताएं याद रखेंगे ना, तो इन विशेषताओं से आप लोग अंतर भी कर लेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि गांधार, मथुरा और अमरावती मूर्तिकला की शैलियों में विभेद कीजिए, ठीक है, या फिर अंतर कीजिए। तो ये इस तरह का एक क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है तो आपको इसकी विशेषताएं याद रखनी है, जो विशेषताएं होगी आप उसमें अंतर भी बना सकते हैं, ठीक है। अंतर आकार के स्तर पे, ठीक है, उसमें जो पत्थरों का यूज हुआ है उसके स्तर पे बनाया जा सकता है, जो उसमें जो क्या कहते हैं, जो चिकनापन है उसके स्तर पे बनाया जा सकता है, जो उसकी आकृति है उसके स्तर पे बनाया जा सकता है, जो उसका स्वरूप है, ठीक है, जो उसकी प्रकृति है, ठीक है, मौलिक है या फिर कृत्रिम, तो उसके स्तर पे बनाया जा सकता है। तो मतलब अपने डायमेंशंस रखिए, है ना, लगभग 7-8 डायमेंशंस इसमें कवर करिए कि किन स्तरों पे जो है पर्टिकुलर डिफरेंस किया जा सकता है इन इसका जो है मूर्तिकला में, तो वो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए, ठीक है। तो भारतीय मूर्तिकला पे ये हो गया है। एक पर्टिकुलर जो है इसमें फिर बन सकता है मध्यकाल में, है ना, कि मध्यकालीन मूर्तिकला में, ठीक है, तो खजुराहो की हो गई या फिर मतलब और भी कई सारी मूर्तियां हैं, ठीक है, उनमें बन सकता है कि किस तरह से जो है आपको याद होगा यूपीएससी में 2022 में एक क्वेश्चन आया था कि मध्यकालीन मूर्तिकला किस तरीके से जो है उस समय के समाज का वर्णन करती है, प्रतिनिधित्व करती है ना, रिप्रेजेंट करती है। तो देखो पर्टिकुलर मैंने आपको बताया ना कि एक्चुअली यूपीएससी आपसे चाहता है या यूपीपीसीएस जो है वो आपसे चाहता है कि आप उस समय के जो है आर्ट एंड कल्चर को देखते हुए उस समय की जो है उसको बता पाए, समाज को बता पाए, सोसाइटी को, इकोनॉमी को, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये आया था 2022 में, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपको यहाँ पे मध्यकालीन मूर्तिकला के बारे में देख लेना है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया विकास, नंबर 2 हो गया विशेषताएं, नंबर 3 हो गया जो है इन पर्टिकुलर मूर्तिकला के बारे में। अच्छा, एक चीज और आप लोग याद रखिए, जैसे एक क्वेश्चन बनता है कि यदि बौद्ध धर्म का विकास ना हुआ होता तो भारत की मूर्तिकला उतनी उत्कृष्ट ना होती जितने की वह है, ठीक है। इस तरह की जो है स्टेटमेंट के साथ में क्वेश्चन आ जाता है कई बार। यदि मान लीजिए बौद्ध धर्म हो गया, ठीक है, काफी सारी मूर्तियां बनाई गई, हो सकता है पर्टिकुलर ये हो जाए कि मौर्य काल जो है वह भारतीय मूर्तिकला का चरम काल था, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो है यदि मौर्य काल का विकास ना होता या मौर्योत्तर काल का विकास ना होता तो भारतीय मूर्तिकला जो है वह उतनी उत्कृष्ट ना होती जितनी की वह है, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना, तो ये नहीं करना है कि आपको ये प्रूव नहीं करना है कि हाँ ये बात सही है जो है कि मौर्य कला अगर बौद्ध धर्म का विकास ना होता, ठीक है, बुद्धिज्म ना आता, तो जो है इंडियन स्क्रिप्चर उतना जो है एनरिच ना होता जितना कि वह है, ठीक है। तो ये नहीं हमें प्रूव करना है, हम लोगों को क्या करना है कि हड़प्पन से लेते हुए सिंपल सा आपको इंट्रो लिखना होगा कि जो है भारतीय मूर्ति कला का विकास जो है हड़प्पा काल से देखने को मिलता है। हालांकि बौद्ध धर्म के आने से इसकी जो स्वरूप है उसमें काफी परिवर्तन आया और इसकी जो प्रकृति है उसमें भी काफी परिवर्तन आया, ठीक है। फिर इसके जो है विकास को आपको बता देना है, ठीक है। नीचे जो आपको फोकस करना है वो ये करना है कि वास्तव में मौर्यकालीन मूर्तिकला या फिर बौद्ध धर्म ने भारत की मूर्तिकला में काफी विशेष योगदान दिया हुआ है, ठीक है, और उसने जो है भारत की जो मूर्तिकला है उसको काफी समृद्ध बनाया है। परंतु यह कहना कि बौद्ध धर्म ना होता तो भारतीय मूर्तिकला जो है उतनी उत्कृष्ट ना होती अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से जो है आपको ये खत्म कर देना है। तो ये मान लीजिए आपने जो है 4-5 डायमेंशन है जो हमें लगता है भारतीय मूर्तिकला के ऊपर आपको पढ़ने होंगे, यही क्वेश्चन जो है बन सकते हैं, ठीक है। मध्यकालीन मूर्तिकला का इसमें और आप एक जोड़ लीजिएगा तो वो और हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मूर्तिकला में ध्यान ये रखिए, है ना, कि जो है पर्टिकुलर
जो है पत्थर की मूर्ति, कांसे की मूर्ति, उसको लेकर भी एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जब आप लोग विशेषताएं पढ़ेंगे ना मूर्ति कला की, तो उसमें जाहिर सी बात है कि आप लोग पढ़ ही लेंगे कि कहाँ पर पत्थर की मूर्तियां हैं, कहाँ पर जो है कांस्य की मूर्तियां हैं, या किस तरह की है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंडियन पेंटिंग्स, जो है भारतीय चित्रकला। तो भारतीय चित्रकला में जो मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग जो है डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय मूर्तिकला की विशेषताएं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 7-8 विशेषताएं आपको देख लेनी है, विशेषताएं विथ एग्जाम्पल। ये नहीं कि आपने जो है विशेषताएं और विथ एग्जाम्पल ही आपको देख लेनी है। इसके बाद एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय चित्रकला जो है वह, उसका जो है स्वरूप एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर प्रकृति की है। भारतीय मूर्तिकला सेकुलर प्रकृति की है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के ऊपर। अच्छा, यही धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के ऊपर एक क्वेश्चन जो है वह मूर्तिकला के ऊपर भी बन सकता है। ठीक है, तो हमें उसमें जैन धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की मूर्तियों को कंपेयर करते हुए मतलब उन तीनों का वर्णन करते हुए विथ एग्जाम्पल लिखना होगा। ठीक है, हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म में मथुरा में जो वो मिली हुई है मूर्ति है, मान लो हिंदू धर्म की, ठीक है, तो वो हमें लिख देना है। इसके बाद जो है अगर बौद्ध धर्म की बात है तो बौद्ध धर्म की जो मूर्तियां जो है बनी हुई हैं उसका, और जैन धर्म की बात है तो वो कर लेना है। और इसी तरह सेम आपको चित्रकला में भी करना है, जो कि अजंता की गुफा है, ठीक है, या एलोरा की गुफा है, उसका जो है वर्णन यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के संदर्भ में कर लेना है। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है। फिर इसके बाद जब बात आती है अ, इसके बाद जो है बात आती है आपकी भित्ति चित्र की। भित्ति चित्र की बात आती है जिसको जो है मुरल पेंटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो भित्ति चित्र की बात आती है तो ये आप लोग जो है जरूर देख लीजिए इसकी विशेषताएं। ठीक है, नंबर 1 तो इसकी क्या क्या फीचर्स हैं भित्ति चित्र के, ठीक है, वो देख लेना है आपको। नंबर 2 पे आपको जो है ये देखना है कि किस तरीके से जो है भित्ति चित्रकला उस समय के जो है सामाजिक जीवन को प्रदर्शित करती है। ठीक है, सामाजिक जीवन को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो ये बन सकता है भित्ति चित्र, और बेसिकली ये गुफा के पेंटिंग्स के ऊपर भी ये क्वेश्चन जो है बनाया जा सकता है। ठीक है, तो विशेषताएं हो गया है। यहाँ पे सामाजिक जीवन के वर्णन के बारे में काफी सारा जो है क्वेश्चन, यहाँ पे संभावना काफी रहती है सामाजिक विशेषताओं के ऊपर बनने की। इसके साथ में जो है ये भित्ति चित्र में जो है विशेषता हो गया, सामाजिक जीवन हो गया है। पर्टिकुलर 2 ही क्वेश्चन बनते हैं भित्ति चित्र में। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई, इसकी विशेषता तो कई बार आ सकता है कि जो है इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नंबर 3 ये हो गया है। ठीक है, नंबर 1 विशेषताएं हो गया, नंबर 2 धर्मनिरपेक्ष स्वरूप हो गया, तो इसमें आपको हिंदू हो गया, ठीक है, जैन हो गया और बौद्ध हो गया। तो और तीनों का जो है विथ एग्जाम्पल आपको ये कवर करना होगा, विथ एग्जाम्पल ये कवर करिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हो सकता है इसमें क्वेश्चन बन जाए लघु चित्रकारी के ऊपर या फिर चित्रकला के ऊपर। ठीक है, जिसको जो है मिनिएचर बोलते हैं, मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है, मिनिएचर पेंटिंग बोलते हैं जिसको। तो एक क्वेश्चन जो है लघु चित्रकला के ऊपर बन सकता है। लघु चित्रकला में सिंपल वही, एक तो इसकी विशेषताएं पूछी जा सकती हैं, ठीक है, कि इसकी जो है साइलेंट फीचर्स, और पर्टिकुलर कुछ काल को लेकर भी, जैसे पाल काल में लघु चित्रकला के पहले एग्जाम्पल मिलते हैं। ठीक है, तो वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि लघु चित्रकला के विकास क्रम को दर्शाइए, डेवलपमेंट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। ठीक है, तो एक विकास को लेकर क्वेश्चन बन सकता है, तो सबसे पहले इसके डेवलपमेंट को लेकर, फिर इसके साइलेंट फीचर्स को लेकर, ठीक है, फिर जो है सोसाइटी से जोड़ते हुए, समाज से जोड़ते हुए, कि किस तरीके से जो है मिनिएचर पेंटिंग उस समय की जो है सामाजिक सिनेरियो को, जो सोसाइटी है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करती है, यह एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, इसमें आर्थिक पेंटिंग्स को लेकर जो है आर्थिक बनने की थोड़ी संभावना कम रहती है, लेकिन अगर आर्थिक के ऊपर क्वेश्चन आता है तो वह भी आप लोग जो है इसमें जोड़ के लिख सकते हैं कि किस तरीके से जो है
पेंटिंग्स जो है अर्थव्यवस्था को बताती है। अब अगर ये लिखना होगा तो हम लोग एक दो पॉइंट बनाए जा सकते हैं, जैसे कि अगर आप पेंटिंग्स देखेंगे तो अलग अलग जगह पे हैं, अलग अलग जगह पे हैं। जब सिंपल की बात है कि भाई वो लोग जो है एक जगह पे जो है कृषि खत्म हो जाती होगी, फिर वो अगली जगह पे जाते होंगे, या फिर है ना। तो इस तरीके का एक दो एग्जाम्पल लिखे जा सकते हैं अगर चाहें तो, वैसे कम संभावना रहती है अर्थव्यवस्था से जोड़कर, ठीक है, इसकी चित्रकला को विशेष तौर पे, ठीक है। लेकिन फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो देखो पाल वगैरह का इसमें पूरा, जब आप लघु मिनिएचर पेंटिंग डालेंगे ना तो आपको मिल जाएगा, बस 6 से 7 पॉइंट इसमें याद कर लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद पहला दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन ये हो गया। पांचवा जो क्वेश्चन हो सकता है वो मध्यकाल की पेंटिंग काफी जरूरी है, तो वो एक बार जरूर देख लेना। मध्यकाल की चित्रकला, मध्यकाल मतलब कि मुगल कालीन चित्रकला, ठीक है। तो मुगल कालीन चित्रकला के ऊपर पर्टिकुलर क्वेश्चन बन सकता है, तो वो एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। तो मुगल कालीन चित्रकला में जब भी, तो एक आप क्या करिए, नंबर वन तो क्या करिए कि जितने भी मुगल काल के जो है महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, चाहे वो अकबर हो, ठीक है, चाहे वो आपके क्या कहते हैं जहांगीर हो, ठीक है, या फिर शाहजहां हो, तो इस जो तीन चार जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनको आप लोग यहाँ पे कवर कर लीजिए। और उन्होंने जो चित्रकारी मतलब चित्रकला के ऊपर बल दिया है, फोकस किया हुआ है, उसमें आप ध्यान ये रखिए। नंबर वन तो इसके जो है आप चित्रकार के नाम याद रख लीजिए, दो दो चित्रकार, ज्यादा चित्रकार याद नहीं रखना है, 2 से 3 याद रखिए, उतने में आपका काम हो जाएगा। इसके साथ में जो विशेषताएं हैं, जो फीचर्स हैं वो, अब देखो याद फीचर्स ही रखना है, लेकिन इसमें हो सकता है कि क्वेश्चन ये बना के कि जो है अकबर कालीन जो चित्रकला है वह काफी यथार्थवादी प्रतीत होती है, ठीक है, इस कथन का जो है वर्णन कीजिए। अब जब आप विशेषताएं पढ़ेंगे ना तो फिर उसमें सिंपल सी बात है कि आप पढ़ेंगे कि पशु पक्षियों का वर्णन किया गया, इस तरह का अलंकरण था, ये वो, तो वो मतलब स्टेटमेंट जो है दिया जा सकता है घुमा के कि इस तरीके से जो है क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर उसमें लिखना विशेषताएं है, ठीक है। अगर बात आ जाए यथार्थवादी है तो फिर सिंपल सी बात है, उसमें जो है 6-7 पॉइंट ऐसे आ जाएंगे जो यथार्थवादी हो, ठीक है। जो आ जाए काल्पनिक है तो ऐसे पॉइंट आ जाएंगे कि जो है कल्पनाशील जो है चित्रकला का वर्णन हो जाए वहां पे, तो ये जो है यहाँ पे बनाया जा सकता है। तो मुगलकालीन चित्रकला हो गई। इसके बाद जो है एक दक्कनी पेंटिंग जरूर देख लीजिएगा, दक्कनी चित्रकला की विशेषताएं देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, चित्रकला को देखो जिस तरीके से मैंने बताया ना, मध्यकालीन मूर्ति कला, ठीक है, किस तरह से उस समाज के जो है समाज का वर्णन करती है मूर्ति कला, तो इसी तरह मध्यकालीन चित्रकला को लेकर भी जो है समाज से जोड़कर क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि मध्यकालीन चित्रकला उस समय के समाज का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि भाई चित्रकला है तो चित्र वही बनेंगे जो है आपके समाज में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर कल्पनाशील चित्र होंगे तो हो सकता है समाज से परे भी वो चित्र हो जाए, तो वो उसकी लिमिटेशन हो जाएगी, वो सीमाएं हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए आ गया कि आपको ये लिखना है कि आप सहमत हैं, तो आपको जहां पे लिखे जहां पे ऐसा लगे कि भाई कुछ कल्पनाशील चित्र बनाए हैं, तो वो चीज समाज में नहीं देखने को मिलती है, तो भाई कल्पनाशील है तो फिर हम वो सीमाओं में लिख सकते हैं कि भाई इस तरह के हमें चित्र मिलते हैं वहां पर, जो कि समाज में ऐसी चीजें नहीं पाई जाती थी, ठीक है। तो वो हो जाएगा। तो समाज से जोड़ते हुए यह क्वेश्चन एक बनाया जा सकता है और बनना भी चाहिए, ठीक है। तो जो है चौथा ये हो गया। पांचवा जो है मुगल काल के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, पर्टिकुलर जहांगीर के ऊपर भी आ सकता है, शाहजहां के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो भी ध्यान रखना। फिर छठवां जो है दक्कनी पेंटिंग के ऊपर, चित्रकला के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। फिर जो सातवां क्वेश्चन बनाया जा सकता है, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, जो है सातवां जो क्वेश्चन बनाया जा सकता है वह है क्षेत्रीय चित्रकला के ऊपर। अब क्षेत्रीय चित्रकला जो है उसमें आप पर्टिकुलर जो राजस्थानी चित्रकला है उसको भी लिख सकते हैं, पहाड़ी चित्रकला को शामिल किया जा सकता है, या फिर जो है आपकी किशनगढ़ की जो राजस्थानी शैली है, राजस्थान का ही एक मतलब राजस्थान शैली का पार्ट हो जाएगा ये, तो वो राजस्थानी चित्रकला के ऊपर भी क्वेश्चन जो है बन सकता है, ठीक है। फिर सातवां हो गया क्षेत्रीय चित्रकला, ठीक है। आप इसमें सिंपल ध्यान ही रखना है कि एग्जाम्पल बहुत जरूरी है,
ठीक है, उदाहरण बहुत जरूरी है। और फिर जब क्षेत्रीय की बात है तो फिर आपकी ये गुजराती शैली हो गई, वो हो गई, ठीक है। तो ये क्षेत्रीय शैलियां जो है वो आपकी 2-3 शैलियां याद कर लीजिए। पर्टिकुलर ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरह से जो है क्षेत्रीय चित्रकला, ठीक है, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। और हो सकता है कि ये भूगोल से जोड़ते हुए भी एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाए कि क्षेत्रीय चित्रकला जो है अपने भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। इस तरह का एक क्वेश्चन, थोड़ा यूपीएससी थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन अप्रोच अपनी रखता है क्वेश्चन बनाने में, तो ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो 7वां ये बन सकता है क्षेत्रीय चित्रकला के ऊपर, और 8वां और लास्ट जो है वो बन सकता है आधुनिक चित्रकला के ऊपर, जो कि ब्रिटिश काल के टाइम पे जो है आधुनिक चित्रकला में, जिसमें हम लोग जो है आपने पटना कलम जो है शैली है उसका भी नाम आ जाएगा, जिसको कंपनी शैली भी बोलते हैं। तो पटना कलम बीपीएससी में तो आता ही है, ठीक है, उसमें क्लियर मेंशन है पटना कलम, क्योंकि बिहार की एक शैली है, ठीक है। इसके बाद मंजूसा भी आ सकता है इसमें, ठीक है, मधुबनी भी आ सकता है। तो मंजूसा, मधुबनी, तो आधुनिक के जो है 3-4 जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। पटना हो गया, पटना कलम हो गई, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए आपका मंजूसा हो गई, इसके बाद मान लीजिए मधुबनी हो गई, ठीक है। तो ये जो है 3-4 शैलियां जो हैं इसको भी हम लोग कवर कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो है क्वेश्चंस बन सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि सभी में, जैसे आप मान लीजिए भित्ति चित्र पढ़ रहे हो ना, तो विशेषताएं हैं 7-8, केवल 7-8 विशेषताएं पढ़ना है विद एग्जाम्पल, ठीक है। इसी तरह जो है सामाजिक अगर प्रभाव है तो उसमें जब आप विशेषताएं पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि जो है भित्ति चित्र ने किस तरीके से समाज को प्रभावित किया है, ठीक है। मान लो शिकार का चित्र एक मिल रहा है हमें वहां पे, तो सिंपल सी बात है कि भाई शिकार करते हुए तो उस टाइम पे जो है शिकार होता था, तो एक ये समाज की विशेषता हो गई, ठीक है। मान लीजिए जो है हमें चित्रों में काफी विविधता मिलती है, ठीक है। मान लीजिए भित्ति चित्र में हमें जो है बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्म के मिल रहे हैं, तो धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नंबर 3 में हम लोग कह सकते हैं कि यह विविधतापूर्ण समाज का जो है प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों का मूर्ति मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये समाज का जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर एक क्वेश्चन ओवरऑल में बन सकता है कि किस तरह से जो है भारतीय चित्रकला की जो प्राचीन तकनीकी है वह वर्तमान तकनीक में जो है, मतलब एक क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है कि किस तरीके से जो है प्राचीन जो चित्रकला बनाने की तकनीकी है, ठीक है, कम साधन होते हुए भी जो है वह काफी अच्छी थी, या फिर मतलब वर्तमान की तुलना में काफी जो है बेहतर थी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एक, है ना, जिसमें अगर आप लोग ये पूरा पढ़ेंगे ना, इतने सारे डायमेंशंस कवर कर लेंगे, तो सिंपल सी बात है वो बहुत इजी रहेगा कवर कर पाना, ठीक है। तो 3 टॉपिक ही आज हम लोगों ने कवर किए हैं, 3 टॉपिक है अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। और 3-3 टॉपिक हम लोग डेली कवर करेंगे, इजी होगा आपके लिए नोट्स बनाना भी, ठीक है, और हमारे लिए वीडियो बना पाना भी, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।